Welcome dear students. Today we will start science of class 10th chapter 10 light reflection and refraction. So let's come up to the point. So आइए चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पर आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे और उससे रिलेटेड फिनोमेना को स्टडी करेंगे। सो गाइज यहाँ पर लाइट, व्हाट इज दिस लाइट, ये लाइट क्या होता है, व्हाट इज दिस लाइट। तो लाइट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। मतलब लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें देखने का सेंस देती है। इट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट और विजन, सेंसेशन ऑफ साइट, SIGHT साइट, और इसी को हम लोग विजन भी बोल सकते हैं। तो लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें क्या देती है, सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। गाइज लाइट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये बता दें कि लाइट खुद दिखाई नहीं देती। नो वन कैन सी लाइट बट लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट खुद दिखाई नहीं देती बल्कि ये चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट थिंक, वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। सी गाइज, अगर हमें इस मार्कर को देखना है तो एक होती है कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी, देखने के कुछ कंडीशंस हैं। मतलब अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी, तो देयर लाइट का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, आइज़ का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ लाइट का उस ऑब्जेक्ट से होकर हमारी आँख तक पहुँचना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइट प्रेजेंस होती है लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, जो इस रूम के बाहर जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वहाँ लाइट नहीं है? लाइट है वहाँ, लेकिन वहाँ की लाइट हमारी आँख तक नहीं पहुँच रही है। तो गाइज किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो लाइट का होना ज़रूरी है, दूसरा हमारी आइज़ का होना ज़रूरी है, तीसरा उस ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, और फोर्थ वन, लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख तक पहुँचना ज़रूरी है। तो ये चार कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, अदरवाइज हम लोग ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो लाइट उनमें से एक चीज़ है जो देखने में हमें हेल्प करती है और खुद दिखाई नहीं देती। अच्छा, इस बात का भी बहुत सारा प्रूफ है कि लाइट खुद क्यों नहीं दिखाई देती। सी एक एग्जांपल, जैसे यहाँ ये और इस बोर्ड के बीच में बहुत सारी लाइट है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें तो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ना कि लाइट दिखाई दे रही है। हमारे और इस वॉल के बीच में बहुत सारी लाइट है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें वॉल दिखाई दे रही है, ना कि हमें लाइट दिखाई दे रही है। हाँ, लाइट हमें देखने का सेंस दे रही है। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। तो गाइज आइए लाइट की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि यूँ तो लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए छोटे बड़े साइंटिस्ट लोगों ने जो है एक्सप्लेन किया जो है बहुत पहले से ही, लेकिन अभी जहाँ से हमें डिटेल मिलती है, सबसे पहले अगर बात करें तो लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह जो है एक्सप्लेन किया था पाइथागोरस ने, ग्रीक फिलासफर पाइथागोरस, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होगी। तो 600 BC में ये पाइथागोरस ने सबसे मीन्स लाइट को क्या कहा था कि ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है। मतलब लाइट जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और लोगों ने जब पूछा कि ये क्यों पार्टिकल से मिलकर बनी होती, कहाँ है वो पार्टिकल, दिखाई क्यों नहीं देते, तो उन्होंने एग्जाम्पल रखा था कि एयर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। एयर हमें नहीं दिखाई देते, तो बिल्कुल वैसे ही एयर के पार्टिकल नहीं दिखाई देते, बिल्कुल वैसे ही लाइट के पार्टिकल भी हमें दिखाई नहीं देते। सिमिलरली फिर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो आफ्टर 400 BC अरिस्टोटल, जो अरस्तु हैं, अरिस्टोटल, इन्होंने इस थियोरी का जो है ना अपोज किया। कहा कि लाइट जो है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कुछ रखे और उस बात से डिसएग्री कर गए कि ये लाइट जो है पार्टिकल से मिलके नहीं बनी है, हमें ये, तो इन्होंने जो है ना कहा कि लाइट पार्टिकल नहीं है। तो इन्होंने
लाइट की वेव थ्योरी को वेव के जैसा देखा अरिस्टोटल ने। फिर इसके बाद जो मॉडर्न, अगर मॉडर्न एज की बात, ये तो रही एंशियंट टाइम की बात। अब अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो मॉडर्न टाइम में लाइट की जो सबसे मेन थियोरी 17 सेंचुरी में आइजैक न्यूटन ने दी थी, और इन्होंने लाइट की पार्टिकल थ्योरी दी थी। और इस पार्टिकल थ्योरी में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस इंक्लूड किया था। इन्होंने कहा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उस पार्टिकल को इन्होंने कोरपसल नाम दिया। उन्होंने उन छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कोरपसल नाम दिया, और उससे इन्होंने लाइट के छोटे जो भी फिनोमेना उस टाइम पर नोन थे उन सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। उन्हीं के टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे 17वीं सेंचुरी में ही, क्रिस्टियन हाइगेंस। इन्होंने लाइट की वेव थ्योरी दी थी। बस यह है कि न्यूटन से थोड़ा बाद में दिया था इन्होंने थ्योरी, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, तो इसलिए न्यूटन की बात को लोगों ने मानना ज़्यादा प्रेफर किया, और ऑलमोस्ट 100 ईयर तक लोग जो है, 1 सेंचुरी तक लोग जो है न्यूटन की बात को मानते रहे कि लाइट जो है क्या है, पार्टिकल है, और लाइट पार्टिकल है। तभी जो है एक साइंटिस्ट आते हैं मैक्सवेल, जिन्होंने हाइगन की वेव थ्योरी को सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये लाइट जो है वेव तो है, लेकिन ये जो जैसा हाइगन्स ने बताया कि ये मैकेनिकल वेव है, वो मैकेनिकल वेव नहीं, बल्कि इन्होंने क्या नाम दिया कि ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में चलती है। दिस हाइगन्स ने लाइट को प्रैक्टिकली प्रूफ किया था कि लाइट जो है वेव है। मैक्सवेल ने लाइट को थ्योरेटिकली विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रूफ कर दिया कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब जब दो बड़े साइंटिस्ट मिलकर कहने लगे कि लाइट वेव है, तो लोगों ने फिर मान लिया कि लाइट क्या है, वेव है। और लोग ऑलमोस्ट 100 ईयर तक लोग ये मानते रहे कि लाइट क्या है, वेव है। अब आफ्टर दिस एक साइंटिस्ट हैं हर्ट्ज, उन्होंने जो है ना एक तरह का एक इफेक्ट, ये ऑलमोस्ट ये बात है 1890s की। 1890s में एक साइंटिस्ट हैं हर्ट्ज, उन्होंने एक फिनोमेना डिस्कवर किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट की कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। उस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ये लाइट की, अब लोग जो है फिर से, अभी तक लोग 100 ईयर तक ये सपोज करते, ये मानते आए थे कि लाइट जो है क्या है, पार्टिकल है, न्यूटन की थ्योरी को। अच्छा, न्यूटन ने जो अपना एक्सपेरिमेंटल बेस बनाया था, वो अगर उसकी बात करें तो इन्होंने समथिंग डिफ्रैक्शन का एग्जांपल लिया था। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है या लाइट बेंड होती है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है नो डाउट, लेकिन जब ये शार्प पॉइंट से, शार्प एज या स्मॉल होल से पास होती है तो वो बेंड भी हो जाती है। या मतलब लाइट ऐसे जा रही है और उसके सामने अगर कोई बहुत छोटा मोटा सा है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो लाइट जो है उसके चारों तरफ घूम कर निकल जाएगी। तो इस तरह के फिनोमेना को इन्होंने क्या नाम दिया था, डिफ्रैक्शन। तो न्यूटन का मेन बेसिक प्रिंसिपल यही था कि लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं होता है। न्यूटन ने सपोज किया था कि लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो इसलिए न्यूटन ने जो है क्या कहा कि लाइट जो है पार्टिकल है। लेकिन जब क्रिस्टियन हाइगेंस ने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप और उन सब की हेल्प से, तो इन्होंने देखा कि लाइट का जो है डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है, न्यूटन ने इस बात को ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया है, इसलिए ये लाइट क्या है, वेव है। तो ये इन लोगों ने दोनों की बातें बिल्कुल सेम थी कि लाइट का ये कह रहे थे लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, न्यूटन कह रहे थे लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए लाइट क्या है, पार्टिकल है।
गाइज अगर एक पार्टिकल और वेव की भी डिफरेंसेस हम लोग समझ लें, जैसे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है कोई भी एनर्जी का जब ट्रांसपोर्ट करता है तो ऐसे डिस्क्रीट वे में करता है। अभी एक पार्टिकल के पास कुछ है, फिर अगले पार्टिकल के पास, और एंड सो ऑन। लेकिन अगर वेव की बात करें तो वेव जो है ना एनर्जी को ले जाती है, वो भी कंटिन्यूअस वे में। मतलब अगर कहीं पर ये अगर ये एक पार्टिकल है और ये वेव है, तो पार्टिकल होगा तो पार्टिकल कैसे ऐसे डॉट के फॉर्म में जाएगा, मतलब वो इनके बीच में गैपिंग्स आएंगे। लेकिन वेव होगा तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस जाएगा। तो पार्टिकल भी एनर्जी को यहाँ से वहाँ ले जाता है, वेव भी एनर्जी को यहाँ से वहाँ ले जाता है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ले जाता है और ये डिस्क्रीट फॉर्म में ले जाता है, ब्रेक करके ले जाता है। तो बिल्कुल डिफरेंस यहीं पे था। न्यूटन का मानना ये था कि लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए वो पार्टिकल है। क्रिस्टियन हाइजेंस का ये मानना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि वो जो है लाइट वेव है, क्योंकि उसका डिफ्रैक्शन होता है। तो फिर फाइनली ये आए, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो 100 ईयर तक लोग मानते रहे, तभी एक महान साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ढूंढ निकाला। और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कोई भी साइंटिस्ट जो है एक्सप्लेन, ये लाइट की को ना तो पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है, ना तो वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है। तो अब लोग जो है सोचने लगे कि अब लाइट एक्चुअल में है क्या। लोग जो है इस पर सोचते रहे। फाइनली 1905 में एक यंग क्लर्क, जो कि अभी साइंटिस्ट नहीं है, 1903 में बेसिकली ये जो साइंटिस्ट हैं बिल्कुल अननोन थे। 1905 से पहले इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन 1905 में इन्होंने 3 बड़े चौंका देने वाले रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। उनमें से एक तो प्रॉब्लम लाइट की थी। ये जो लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी उसको इन्होंने सॉल्व आउट किया, और उसके बाद तो ये एक यंग स्टूडेंट ही थे। इन्होंने अक्सर इनकी जो है अपने प्रोफेसर्स के साथ फाइट हो जाया करती थी। फाइनली इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, तो इनको रिसर्च के लिए किसी भी प्रोफेसर ने अपने अंडर में नहीं लिया। तो इनके सामने सिर्फ जॉब करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये जॉब करने लगे। जॉब भी इनको ठीक से नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पर रेफरेंस दिया जाता था, तो इनके जो प्रोफेसर्स थे वो इनके बारे में अच्छा रेफरेंस नहीं दिया करते थे। तो वेरिफिकेशन में ये बंदा हमेशा फेल होता था। तो फाइनली इसको कहीं ठीक से जॉब भी नहीं मिली। तो फाइनली इसने जो है एक क्लर्क की जॉब ले ली पेटेंट ऑफिस में, जर्मनी के अंदर। तो वहाँ पर पेटेंट ऑफिस में बहुत सारा टाइम रहा करता था, तो ये इन्हीं सारी डिस्कवरीज़ के पेपर और रिसर्च पेपर पढ़ा करते थे। फाइनली एक दिन ये पढ़ रहे थे, और ये लाइट वाली प्रॉब्लम जो 1890 से चली आ रही थी कि लोग अब साइंटिस्ट, दुनिया के सारे साइंटिस्ट परेशान कि अब लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल है या वेव है, क्योंकि पार्टिकल और वेव दोनों ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जो 1890 में डिस्कवर हो चुका है। तो अब ये जो है उस पर सोचने लगे, और फाइनली इन्होंने उसका सलूशन ढूंढ निकाला। तो 1903 के आसपास इनको प्रॉब्लम मिली, और इन्होंने 1-2 सालों में सोचकर उसका सलूशन ढूंढ निकाला। और 1905 में इन्होंने बहुत ही चौंका देने वाला जो है एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। मैक्सवेल एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, जिन्होंने एनर्जी के क्वांटाइजेशन की बात पहले से ही कर रखी थी। तो उन्होंने मैक्सवेल की क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए लाइट की क्वांटम थ्योरी दे दी। मैक्सवेल ने क्वांटम थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी वो भी एनर्जी के लिए दिया था। तो आइंस्टाइन ने लाइट की जो मॉडर्न थ्योरी आज चल रही है वो लाइट की क्वांटम थ्योरी है। तो लाइट की क्वांटम थ्योरी किसने दे दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये इन्होंने मैक्सवेल की क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करके, तो इन्होंने बस जस्ट ये कहा कि लाइट बेसिकली क्या डुअल नेचर शो करती है। मीन्स लाइट पार्टिकल तो है नो डाउट, लेकिन वो पार्टिकल कुछ अलग तरह के हैं, उनसे रिलेटेड एक वेव भी है। मीन्स इनके कहने का मतलब बिल्कुल यही है कि जहाँ लाइट को हम पार्टिकल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पार्टिकल से एक्सप्लेन करेंगे, और जहाँ हम लोग वेव की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे वहाँ हम लोग वेव से एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइज, सो ये जो है ये 1905 में जो इन्होंने डिस्कवरी की, ये जो है डिस्कवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही, और लाइट की प्रॉब्लम आज तक के लिए सॉल्व हो गई। अब लोग जो है लाइट को जानते हैं कि लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर है।
मतलब लाइट पार्टिकल भी है एज वेल एज वेव भी है। और इन्होंने लाइट के जो पार्टिकल थे उसको नाम क्या दिया, फोटोन। उन्होंने लाइट के पार्टिकल का नाम क्या दिया, फोटोन। एक फोटोन से कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू। मतलब अब ये लाइट जो है ना पैकेट्स के फॉर्म में भी चलती है, वही पैकेट्स जो है ना फोटोन नाम दिया, और ये इनसे रिलेटेड वेव भी है। तो इन्होंने बेसिकली डुअल नेचर को इंक्लूड किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया और इस सब को भी एक्सप्लेन किया। इसी वर्क के लिए 1920 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों, इतना लेट में क्यों हुआ, क्योंकि ये हर बार नॉमिनेट हो रहे थे इस थियोरी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ये एक ज्यूज़ थे और उन दिनों जो है जर्मनी में जूस लोगों की ऑल ओवर वर्ल्ड जूस लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, लोग इनको पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए जो है इनको नहीं दिया गया था। फाइनली जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर लास्ट में इनको 1920 में नोबेल प्राइज़ देना ही पड़ा। ओके, तो फाइनली 1905 में इन्होंने एक थियोरी तो ये दी थी, एक तो लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, दूसरी थियोरी इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। इन्होंने दूसरी थ्योरी क्या दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ पर इन्होंने टाइम और स्पेस को कुछ रिलेट किया, और साथ ही साथ इन्होंने एक और थ्योरी दिया जिसे हम लोग आज एक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और इन तीनों ही थियोरीज ने जो तीनों ये तीन डिस्कवरीज इनकी हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो मास एनर्जी को क्या करता है, रिलेट करता है। गाइज आई एम टेलिंग यू बिकॉज दीज थ्री थियोरीज हैज़ चेंज्ड द इंटायर फिजिक्स, इंटायर साइंस, और वहीं से एक मॉडर्न एरा की जो है शुरुआत होती है, और वहाँ से जो फिज़िक्स बनती है वो मॉडर्न फिज़िक्स के नाम से जानी जाती है, और उससे पहले की जो फिज़िक्स है वो क्लासिकल फिज़िक्स। तो तीन बड़ी बड़ी थ्योरीज जो इन्होंने 1905 में पब्लिश की, उसमें से एक तो थी लाइट की प्रॉब्लम, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, एंड सेकंड वन इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ पे इन्होंने कहा कि टाइम जो है ना सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक साथ नहीं बीतता है। मतलब जैसे अगर हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई जो है ट्रेन से चल रहा है, और कोई ट्रेन से चल रहा है 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और कोई एरोप्लेन से चल रहा है, वो एरोप्लेन से चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो जो फास्ट चल रहा है उसके लिए टाइम स्लो डाउन हो जाता है, और जो स्लो चल रहा है उसके लिए टाइम फास्ट हो जाता है। मीन्स अगर आप रेस्ट में हो तो आपके लिए टाइम फास्ट चल रहा है, अगर आप दौड़ रहे हो, आप मोशन में हो, तो आपके लिए टाइम स्लो डाउन है, मतलब आपके लिए टाइम कम रेट से चलेगा। तो बिल्कुल ऐसी ही कुछ थ्योरी थी। और यहाँ पर इन्होंने जो थर्ड थ्योरी दिया था, एनर्जी और मास को रिलेट किया था। मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये तीनों ही जो चीज़ें थी, ये जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम थी। मतलब अभी तक कोई ये नहीं बता पा रहा था कि सन के पास इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है। हाँ, कुछ लोगों ने गेस किया था कि ये इसके अंदर क्या हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो रही है, और उस न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन में समथिंग न्यूक्लियर हीलियम हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं और वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ रही है ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया। और कोई ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि ये एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब में इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है कहाँ से आ जाती है। तो उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में देयर इज़ अ लॉस ऑफ मास का लॉस होता है, और वही मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वही जो है मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्होंने मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया और उससे इन सारी प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लेन किया। तो गाइज़, ये लाइट का इंट्रोडक्शन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया, फिर भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत थी। कोई बात नहीं, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग। गाइज़, ये अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो गाइज़, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो व्हाट इज़ दिस रिफ्लेक्शन? तो गाइज़, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
लाइट का किसी सरफेस से बाउंस होकर वापस लौटना, जैसे एक बॉल को अगर हम वॉल पे फेंकें तो वो बॉल वापस लौट कर आता है, तो इसी फिनोमेना को क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है। होप यू आर अंडरस्टूड। अब ये रिफ्लेक्शन के अगर टाइप्स की बात करें गाइज, रिफ्लेक्शन के टाइप्स, और गाइज मैं अगर रिफ्लेक्शन के टाइप्स को आपको बताऊं उससे पहले मैं कुछ डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लाइक व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट? व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट? तो एनी रे विच रिप्रेजेंट द इंसिडेंस ऑफ लाइट विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। एक कोई रे जो लाइट के रास्ते को जो है रिप्रेजेंट करे उसी को रे ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके बाद क्या है? बीम ऑफ लाइट। गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ज़रूरत होगी तो आप नोट कर सकते हैं। लाइक मैंने पहले यहाँ बात क्या किया? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। अच्छा गाइज अगर हम लोग रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, अभी रे ऑफ लाइट तो हो गया कि कोई एक रे जो लाइट के रास्ते को रिप्रेजेंट करती है, इस कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो बंडल्स ऑफ रेज ऑफ लाइट, मतलब रेज ऑफ लाइट के कलेक्शन को ही क्या नाम देते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। रेज ऑफ लाइट के ही कलेक्शन को क्या नाम देते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड कि ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है। अब गाइज अगर ये बीम ऑफ लाइट की बात करें तो ये बीम ऑफ लाइट कई तरह की हो सकती है। एक तो होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल तो मीन्स एक ऐसी लाइट रेज का ग्रुप जो कि क्या हो, जो लाइट आपस में क्या हो? पैरेलल हो, कहीं पे मिले नहीं, ना तो फैले ना तो मिले, तो ऐसा। और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें कहाँ से मिलता है? लेज़र लाइट से मिलेगा या स्पॉट लाइट से मिल सकता है। स्पॉट लाइट एंड लेज़र लाइट इसके एग्जांपल्स हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट के। ओके, अगर बात करें कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, तीन तरह के होते हैं बेसिकली ये बीम ऑफ लाइट। एक तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट एक। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से? लेज़र लाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि हम लोग देखते हैं लेज़र लाइट जब हम लोग ऑन करते हैं तो एक छोटा सा रेड स्पॉट या ब्लू स्पॉट जो भी कलर की लाइट होती है पड़ता है, और वो अगर 1 किलोमीटर दूर भी देखें तो वो भी उतना ही बड़ा लमसम होता है। ओके, अगर बात करें कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है? अ बीम ऑफ लाइट विच इज़ मीटिंग एट अ पॉइंट, ऐसे ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट विच आर मीटिंग सम पॉइंट, मतलब कुछ इस तरीके की लाइट जो कि क्या है, कुछ पॉइंट पर आकर मिल रही है, आगे जाकर मिल जाएगी, तो इस तरह की लाइट को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये बीम ऑफ लाइट हमें कहाँ? टॉर्च में मिल सकती है, स्पॉट लाइट में मिल जाएगी। ऑपरेशन थिएटर में जो लाइट लगी होती है आप लोग देख सकते हैं, या अगर आप लोग कैरम खेलते हैं तो जो ऊपर लाइट हम लोग होल्डर लगा देते हैं, तो वो सारी लाइट का मकसद क्या होता है कि सारी लाइट हमारे कहाँ पर आए? कैरम बोर्ड पर आए, या फिर हमारे ऑपरेशन थिएटर ओटी में जो लाइट होती है वो होती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। गाइज अगर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का एग्जांपल देखें तो स्ट्रीट लाइट सबसे अच्छा एग्जांपल है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। या नॉर्मल जो 100 वाट का या जो भी बल्ब होता है, वो एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, तो जैसे जैसे हम इस बल्ब से दूर जाते हैं लाइट फैलती जाती है। तो यहाँ सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती है, मतलब लाइट कुछ इस तरीके से रेज जाती हैं कि यहाँ पर पास हैं और ज़्यादा दूर जाके दूर हो जाएंगी। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि ये बीम ऑफ लाइट क्या है। बीम ऑफ लाइट 3 तरह की होती हैं और ये तीनों क्या हैं, उनके एक एग्जाम्पल। ओके गाइज, आगे बात करते हैं तो कुछ और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो डेफिनेशन नंबर 3, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि अपनी खुद की लाइट रिलीज़ करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब गाइज ये खुद की लाइट इमिशन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो एट हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। जैसे 100 वाट का बल्ब देखें और CFL देखें। 100 वाट बल्ब जब जल रहा होता है तो उसको हम लोग टच कर सकते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा जल सकते हैं हम लोग उससे। लेकिन अगर CFL जल रहा हो तो हम उसको जो है पकड़ सकते हैं,
तो एक तो हाई टेम्परेचर पर है और एक लो टेम्परेचर पर है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, मतलब ये दो फिनोमेना जो ल्यूमिनिसेंस है, एक तरह, एक तो क्या, एक तो ल्यूमिनिसेंस हो गया फिनोमेना, एक हो गया क्या ल्यूमिनिसेंस मतलब फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ लाइट एट वेरी लो टेम्परेचर, और इनकैंडिसेंट फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ लाइट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर होगा तो क्या होगा, इनकैंडिसेंट, यहाँ पर जहाँ फिलामेंट होता है, मतलब अब कोई भी हो अगर हाई टेम्परेचर पर लाइट इमिट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इनकैंडिसेंट, और अगर लो टेम्परेचर पर इमिट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनिसेंस। और गाइज अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, और इसमें भी हम लोग जानते हैं कि कुछ तो हैं नेचुरल, कुछ हैं नेचुरल और कुछ हैं आर्टिफिशियल, मैन मेड, आर्टिफिशियल। अब अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब इसमें आ जाएगा, बल्ब, और अगर इसमें बात करें तो इसमें हो गया, इसमें कौन हो गया, स्टार्स हो गए, सन हो गया, और फायरफ्लाई, जुगनू तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ग्लोवार्म। तो ये लोग बायोल्यूमिनिसेंस बोले जाते हैं। गाइज जुगनू अगर हम लोग देखें तो वो लाइट इमिट तो करता है लेकिन वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो एक तरह से बायोल्यूमिनिसेंस है। ल्यूमिनिसेंस क्यों है, क्योंकि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो भी लो टेम्परेचर पर इमिट करता है लाइट को, इसीलिए उसको क्या नाम देते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस। होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या बातें यहाँ पे बताई जा रही है। गाइज आगे बढ़ते हैं, हम लोग नॉन ल्यूमिनस बॉडी की बात करते हैं, अगला पॉइंट। अच्छा एक बात और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इट्स अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसलिए वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, क्योंकि स्टार्स जैसे सन एक स्टार है, उसके पास खुद की लाइट है, उसकी एनर्जी का, लाइट का सोर्स क्या है हम लोग जानते हैं, और अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए कि स्टार्स के अंदर लाइट का मेन सोर्स क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं सन के अंदर जो लाइट का सोर्स है, वही तो स्टार्स के अंदर भी लाइट का सोर्स है। होप यू आर अंडरस्टूड। तो आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करता, तो उन्हें क्या नाम देते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, तो उनको क्या नाम देते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। आगे बात करते हैं, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है या बेंड भी होती है। तो गाइज इसका भी प्रॉब्लम, फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है लेकिन हमेशा नहीं चलती है, ज़रूरत पड़ने पर वो मुड़ भी सकती है। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट इन ऑलवेज, बिकॉज लाइट कहाँ पर बेंड होती है, जब कोई सपोज लाइट चल रही है और बीच में हम एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दें, तो अब लाइट जो है ना वहाँ से उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम करके निकल जाएगी और उस ऑब्जेक्ट का कोई शैडो नहीं बनेगा। लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि और उसका एग्जांपल ये है कि ये हमने रख दिया तो देखिए यहाँ इसका शैडो बन गया। तो शैडो बनता है, ये इस बात का प्रूफ है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन कहीं पर शैडो नहीं भी बनता है, वो इस बात का प्रूफ है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। कब, जब लाइट इन वेरी स्पेशल सिचुएशंस, लाइक अब एक होल है, अगर हम यहाँ से इस डोर से एक सपोज ये हमने एक कार्डबोर्ड लगा दिया और यहाँ से लाइट पास करना चाह रहे हैं, और यहाँ से जब हम लोग होल करके इस होल से लाइट को पास कराएंगे तो इसी होल के साइज़ का इमेज बनना चाहिए, आगे इसी होल का, बाकी से हर जगह डार्क होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखेंगे कि लाइट का जो रीज़न होगा वो बढ़ जाएगा। तो रीज़न क्या होगा, लाइट फैल गई। तो लाइट फैली है तो इसका मतलब मुड़ कर ही गई होगी, तो लाइट बेंड भी होती है। तो ये बात हम लोगों को याद रखना चाहिए। और गाइस लाइट के चलने को प्रोपगेशन बोलते हैं, और लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। होप यू आर अंडरस्टूड गाइज। अब थोड़ा सा मीडियम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इन सब की भी।
तो ये मीडियम क्या होता है, व्हाट इज़ दिस मीडियम। तो मीडियम मतलब जो भी एयर, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये जो कुछ भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, ये एक तरह से मीडियम है हमारे लिए। अब मीडियम जो है, मीडियम, अब जितने मटेरियल हैं सब कहीं ना कहीं मीडियम है। ये मार्कर भी एक तरह का मीडियम है, ये एयर एक तरह का मीडियम है। तो मीडियम, अब ये मीडियम तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो ओपेक, एक तो कैसा हो गया मीडियम, ओपेक। ओपेक मीडियम क्या होता है, जो अपने अंदर से लाइट को आर पार नहीं जाने देता, विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड हो गया, एक ब्रिक देख लें, या एक वॉल देख लें। तो ये वॉल जो है, ब्रिक की जो वॉल है, ये लाइट को अपने अंदर आर पार नहीं जाने देती, तो इसलिए क्या है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। और अगर हम लोग बात करें लाइक ग्लास, क्लियर ग्लास शीट है, ग्लास, तो ये क्या, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। किसके, ट्रांसपेरेंट। और तीसरा टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है वो है ट्रांसलूसेंट। तो तीसरा तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि ये लाइट क्या है, कितने तरह की होती है और क्या क्या है। अभी हम लोग देखिए, ये मीडियम हम लोग देख रहे हैं, तो मीडियम ये तीन तरह के हुए। एक तो ओपेक जो अपने अंदर से लाइट जाने ही नहीं देता। ट्रांसपेरेंट, इसका क्लियर ग्लास हो गया, या जैसे अभी स्पेक्ट्स में देख लें, जो हम लोग स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें जो ग्लास है वो, या फिर कोई क्लियर प्लास्टिक हो गई, जो आर पार लाइट को अपने अंदर आर पार जाने दे, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और जो पार्सली लाइट को आने दे या जाने दे, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसलूसेंट। और इसका एग्जांपल है बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर। एक ऑर्डिनरी पेपर है तो वो ओपेक होता है, लेकिन अगर उस पेपर में बटर लगा दें या पेपर में बटर लगा दें या ऑयल लगा दें, ऑयल्ड पेपर, तो वो एक तरह का क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। एक ग्लास है तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर उसमें जो है ग्राउंडेड ग्लास कर दें, मतलब ग्लास को क्या कर दें, ग्लास में मिट्टी में रब गुब कर दें, तो ग्राउंडेड ग्लास क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। तो होप यू आर अंडरस्टूड दिस डेफिनीशन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन पर। तो रिफ्लेक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो गाइज अगर हम लोग टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, तो यहाँ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। एक तो है रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। गाइज अभी हम लोगों को पैरेलल बीम ऑफ लाइट का आइडिया है। तो गाइज अगर ये इसकी देखिए डेफिनीशन इसकी डेफिनीशन बोलते हैं, एक ऐसी लाइट, अगर एक ऐसा रिफ्लेक्शन हो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिटर्न बैक गोज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से लाइट आ रही है, ऐसे पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो पैरेलल वापस जा रही है, तो इसका मतलब है ये पैरेलल रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर। इसको देखिए डायग्राम से मैं शो करता हूँ। ये कोई सरफेस है, और बेसिकली ये स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस से होता है। कहाँ से होता है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस से ऐसा होता है। अगर स्मूथ एंड शाइनी सरफेस नहीं होगा तो रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो गाइज अगर हम लोग देखें, हमने ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने इंसिडेंस किया, और अगर ये ऐसे पैरेलल वापस भी जा रही है, जैसे ये पैरेलल हमने वापस निकाल दिया, तो ये इस तरह का रिफ्लेक्शन क्या होगा, रेगुलर। तो व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट गोज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज पैरेलल रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर। इसके दो नाम हैं गाइज, याद रख लें, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसके बारे में कुछ और बातें बता दें। ये कहाँ से होता है, स्मूथ शाइनिंग सरफेसेस से होता है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस से होता है। और गाइज इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग इमेज देख पाते हैं, वी आर एबल टू सी द इमेज। तो देखिए गाइज यहाँ पर 4 पॉइंट में मैं यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ, और वही डिफरेंस बिल्कुल तुम्हें याद रखना है। तो पहले तो इसकी डेफिनीशन हो गया, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट गोज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन।
ये इसका डायग्राम हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा ये स्मूथ एंड, इट हैपन्स विद स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इमेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इमेज इस देख पाते हैं हम लोग। जैसे अभी मिरर के सामने हम खड़े हो जाएं, कोई स्मूथ सरफेस है उसके सामने खड़े हो जाएं, शॉपिंग मॉल में गए हैं तो ग्लास के सामने देख रहे हैं, हमारी इमेज दिख रही है, तो वो जो इमेज दिख रही है, इमेज हम लोग देख पा रहे हैं, वो इमेज क्या होती है, कैसे होती है, आई विल टेल यू इन वेरी डिटेल। लेकिन अभी के लिए ये याद जान लें कि इमेज हमें दिखाई देती है तो वो इस रिफ्लेक्शन की वजह से। होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ मूविंग टू दिस इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं इसी में, देखिए ये डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ। जैसे लाइक ये कोई सरफेस है और यहाँ पर ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से चली गई, नॉन पैरेलल। अब व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट गोज नॉन पैरेलल after reflection, then such type of reflection is called as irregular reflection या diffuse reflection। ओके, और ये diffuse reflection जो है ना, कहाँ से होता है, डल एंड रफ सरफेसेस से होता है। कहाँ से होता है, रफ एंड डल सरफेसेस से होता है। गाइज ये स्मूथ का अपोजिट हो गया रफ, और शाइनिंग का अपोजिट क्या हो गया, डल। यहाँ पैरेलल का अपोजिट हो गया नॉन पैरेलल। तो यहाँ सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे के अपोजिट ही चल रही हैं। रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर, स्पेकुलर का अपोजिट डिफ्यूज। सो होप यू आर अंडरस्टूड। और यहाँ इसकी वजह से हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट देख पाते हैं गाइज, ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि इस मार्कर को हम देख सकते हैं कब, जब लाइट इस पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होगी, और वो भी कौन सा रिफ्लेक्शन करेगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। गाइज अगर यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा, बल्कि हमें अपनी इमेज दिखाई देने लगेगी इसके अंदर। और ये भी बता दें गाइज, ये तो दोनों रिफ्लेक्शन हार्ड फास्ट नहीं है, ये दोनों साथ ही साथ हैपेंड होते हैं। कहीं पर ये ज़्यादा होता है तो कहीं ये ज़्यादा होता है, और दोनों ही होते रहते हैं। जैसे अभी इस बोर्ड से देखें तो इस बोर्ड से ये इरेगुलर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रेगुलर भी हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर मैं अपनी इमेज को भी इमेजिन कर पा रहा हूँ। वो अलग बात है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लर्ड है, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है ठीक से, क्योंकि ये सरफेस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो स्मूथ है, लेकिन रफनेस इसमें ज़्यादा है। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या दोनों रिफ्लेक्शन एक साथ हो सकते हैं। और अगर हम लोग यही मिरर के सामने में खड़ा होता तो देखता मुझे क्लियर अपनी इमेज दिखाई देती है, और वो मिरर थोड़ा बहुत दिखाई देता। तो मीन्स ये रिफ्लेक्शन थोड़ा हो रहा है, और ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, और ये कम हो रहा है। तो कभी भी ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, दोनों सेम टाइम पे होते रहते हैं, लेकिन ये है कि कभी ये ज़्यादा हो रहा है तो कभी ये ज़्यादा हो रहा है। और कुछ सरफेसेस ऐसे भी मिल जाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ये होता है। अब जैसे इस डस्टर के केस में देखें तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें डस्टर दिखाई दे रहा है, हमें डस्टर के अंदर किसी की भी इमेज नहीं दिखाई दे रही है। होप यू आर अंडरस्टूड। तो आइए बात करते हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज डन। नाउ वी आर मूविंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो गाइज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ें, इससे पहले मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन बता दूं। जैसे इंसिडेंट रे, तो अ लाइट रे विच रिप्रेजेंट इंसिडेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, अ लाइट रे विच रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। नॉर्मल, तो एक ऐसा नॉर्मल क्या होता है, अ लाइन या अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। मतलब यहाँ ये एक सरफेस है और इस सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे तो उसको क्या नाम देते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल देखिए ये यहाँ पर ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर लाइट आकर गिरती है, इंसिडेंट होती है, उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और गाइज यहाँ पर एक और चीज़ देख लें, एंगल आई, इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब आने का एंगल। अब ये इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा गाइज कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सरफेस से इसका कोई मतलब नहीं है। होप यू आर अंडरस्टूड। ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है,
द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो उसको क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और गाइज यहाँ पर अब ये तो कुछ डेफिनेशन रही, क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन गाइज, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। मैं एक एक करके, इट्स वेरी इजी। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ऑल लाइज इन सेम प्लेन मतलब यहाँ पे चार चीज़ों के नाम जो लिखे हुए हैं उन्हीं चारों चीज़ों का नाम लिखना है और ये क्या बोल देना है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहा जाता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इसको क्या नाम देते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। गाइस बुक, डिफरेंट बुक में डिफरेंट एस्पेक्ट में दिया होता है। कभी इसको फर्स्ट लॉ बोला जाता है, इसको सेकंड बोला जाता है, और कभी इसको सेकंड बोला जाता है, इसको फर्स्ट बोला जाता है। तो आपको दोनों लॉज याद रखना है गाइस कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। नम ऑर्डर में भी डिफरेंट हो सकता है एज पर योर बुक, बट हमें दोनों लॉज याद रखना है। दीज आर द टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। Hope guys you are understood about all these things. Thanks for watching.